हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। राइट। और यहाँ पर जो हमें इंटीग्रल दिया हुआ है, इस इंटीग्रल में जो इंटीग्रेंड है इसमें हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। राइट। तो देखेंगे कि कैसे हम इस कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम को, इस इंटीग्रल को, डेफिनेट इंटीग्रल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी मदद से कैसे हम इजीली जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस इंटीग्रल को हम आई ले लेते हैं। राइट। और सबसे पहले हम इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। राइट। तो चलिए एक नया वेरिएबल यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं और पुट करते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस वाई। राइट। तो x इज इक्वल टू माइनस वाई रखेंगे तो dx इज इक्वल टू माइनस डी वाई आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ और डी वाई की वैल्यू जो है वो माइनस डी एक्स हो जाएगी। और लिमिट्स को यहाँ पर हम चेंज करेंगे तो जब x की वैल्यू -2 होगी, क्योंकि यहाँ लिमिट्स जो है वो -2 से 2 तक वेरी करती हैं। राइट। तो जब x की वैल्यू -2 होगी तो y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन से। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 होगा तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। राइट। जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू जो है आ जाएगी यहाँ पर 2 इज इक्वल टू, या हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसे, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। राइट। तो चलिए अब इस इंटीग्रल को हम जो वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किया y, इसके टर्म्स में लिखते हैं। तो देखिए हमें मिल जाएगा जब x की वैल्यू -2 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी और यहाँ पर -2 आ जाएगी। अपर लिमिट x की जगह रखेंगे -y रेस टू 10 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -y रेस टू 13 और dx की जगह हमारे पास यहाँ आ जाएगा -dy। राइट। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास नेगेटिव साइन है, तो हम क्या करते हैं इस नेगेटिव साइन को यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर देंगे लिमिट्स को चेंज करके, क्योंकि हमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी मालूम है। अगर इंटीग्रल a से b f ऑफ x dx होता है तो अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो हमें जो इंटीग्रल होता है उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाती है। राइट। तो b2a आ जाएगा और f ऑफ x dx आ जाएगा। तो यहाँ पर इस नेगेटिव साइन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लिमिट्स को जो है इंटरचेंज करते हैं। तो हमें मिल जाएगा -2 से 2 और -y की पावर 10, क्योंकि इवन पावर है तो ये वापस y की पावर 10 हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिल जाएगा -y की पावर 13। राइट। और ये हो जाएगा dy। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये इंटीग्रल मिल गया है। तो चलिए अब यहाँ पर हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स की, जिसे हम डमी वेरिएबल प्रॉपर्टी कहते हैं। राइट। मान लेते हैं हमारे पास कोई इंटीग्रल a टू b है और f ऑफ x dx है। राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी, अगर हम यहाँ पर वेरिएबल x को रिप्लेस कर दें किसी और वेरिएबल से, मान लेते हैं हम y से इसको रिप्लेस कर देते हैं तो f ऑफ y dy लिख लेते हैं, तो इन दोनों इंटीग्रल्स की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। राइट। अगर हम मान लेते हैं y को भी चेंज कर दें किसी और वेरिएबल में, जैसे t में चेंज कर देते हैं, तो इंटीग्रल a टू b f ऑफ t dt की भी वैल्यू जो होगी वही होगी जो इन दो इंटीग्रल्स की होगी। राइट। तो हम क्या करते हैं कि इस इंटीग्रल को वापस x के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो -2 से 2 आ जाएगा, x की पावर 10 आ जाएगा और माइनस x की पावर 13 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा dx। राइट। तो चलिए इस इंटीग्रल को हम इंटीग्रल 2 कर लेते हैं। राइट। और इस इंटीग्रल को हम इंटीग्रल मान लेते हैं स्टार। राइट।
ओके, तो चलिए अब इस इंटीग्रल को और इस इंटीग्रल को हम ऐड कर लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा आई प्लस आई, और यहाँ पर आ जाएगा पहला इंटीग्रल ये हो जाएगा -2 से 2 एक्स की पावर 10, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर 13। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो जाएगा यहाँ पर dx, प्लस इंटीग्रल हमें मिलेगा -2 से 2, इस इंटीग्रल को लिखेंगे तो x की पावर 10 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ -x की पावर 13 हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए i प्लस आई तो हमें मिल जाएगा 2i, राइट। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंटीग्रल -2 से 2 लिखते हैं, x की पावर 10 को यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे और इस इंटीग्रल को भी, तो हमें अंदर जो ब्रैकेट के अंदर मिलेगा वो मिलेगा x की पावर 13, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की पावर 13, और यहाँ पर मिल जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x रेज टू 13, राइट। तो अब हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो चलिए इस इंटीग्रल को लिख लेते हैं आई, और यहाँ पर लिख लेंगे हाफ इंटीग्रल -2 to 2 एक्स की पावर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स रेज टू 13 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x रेज टू 13, और यहाँ पर मिल जाएगा हमें dx, राइट। ओके, अब देखिए इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर ये मान लेते हैं x की पावर 13 को p मान लेते हैं, राइट। तो देखिए ये इंटीग्रल जो होगा, या हमारी ये वाली टर्म जो होगी x की पावर 10 के बाद जो टर्म है, ये हमारी टर्म हो जाएगी यहाँ पर x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x रेज टू 13 प्लस -x रेज टू 13, और ये बन जाएगा हमारा ब्रैकेट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ p, x की पावर 13 को हम p ले लेंगे, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -p हो जाएगा, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो हो जाएगा वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा, राइट। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ p प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -p है, तो इसकी वैल्यू जो होगी, इन दोनों टर्म्स के सम की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी अगर जो p है ये कोई इंटीजर नहीं होता है, राइट। p डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। और इसी में हम एक और प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ p और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -p की वैल्यू 0 होगी अगर p की वैल्यू जो है एक इंटीजर होती है, राइट। तो सबसे पहले हम इस प्रॉपर्टी को देखते हैं, राइट। तो p अगर इंटीजर नहीं है तो मान लेते हैं कि p की वैल्यू सपोज 1.3 है, राइट। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ p क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए p माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p, राइट। तो p की वैल्यू 1.3 होगी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.3 जो होगा वो 1 होगा, तो 1.3 माइनस 1 जो आएगा वो 0.3 होगा, राइट। तो चलिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -p की वैल्यू निकालते हैं, राइट। तो इस डेफिनेशन से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -p जो होगा वो -p हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -p होगा, राइट। तो p की वैल्यू 1.3 रखते हैं, तो -1.3 माइनस, और यहाँ पर -1.3 आ जाएगा, राइट। तो -1.3 माइनस, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.3 जो होगा वो -2 होगा, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ -1.3 प्लस 2, राइट। तो 2 माइनस 1.3 हमें मिल जाएगा 0.7, राइट। तो अब हम इन दोनों को अगर ऐड करें तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ p प्लस
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस पी जो होगा वो हमें मिलेगा 0.3 प्लस 0.7, तो इसे ऐड करेंगे तो हमें 1.0 जो कि 1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ हमें 1 मिल जाएगा, राइट, अगर p की वैल्यू इंटीजर नहीं होती है। तो चलिए उसी तरह हम इस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। तो अगर p की वैल्यू इंटीजर हमें मिल जाती है, मान लेते हैं p की वैल्यू हमें 3 होती है, राइट। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ p हो जाएगा हमारे पास p माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3, तो 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, राइट। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस पी हमें मिल जाएगा माइनस पी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस पी, राइट। तो p की जगह 3 रखेंगे तो -3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3, तो -3 माइनस और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3 आ जाएगा, तो ये -3 + 3 0 हो जाएगा, राइट। तो अब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ p प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस p जो होगा वो हमें 0 प्लस 0 यानी कि 0 मिल जाएगा, राइट। तो अगर p की वैल्यू एक इंटीजर होती है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ p प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस p 0 हो जाएगा, राइट। तो ये हमने जो डिस्कशन किया ये केवल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, और कैसे हम इन दो प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, राइट। तो ये एक्सप्रेशन जो है हमारा वो इस एक्सप्रेशन के इक्वल हमने ले लिया है, क्योंकि p को हम x की पावर 13 एज्यूम किया है, राइट। तो अब देखिए कि अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ p प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस p अगर 1 होता है, ये 1 हो जाएगी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 होगी इफ़ p डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। और p क्या है हमारा, x की पावर 13 है। तो अगर x की पावर 13 जो है वो इंटीजर नहीं होता है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 होगी, राइट। और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर हमारे पास जो p है, ये वाला p, ये अगर एक इंटीजर होता है। तो p जो है वो x की पावर 13 है, तो अगर x की पावर 13 एक इंटीजर होता है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होगी, राइट। तो अब चलते हैं हम लिमिट्स पर। तो देखिए लिमिट्स हमारे पास यहाँ क्या दी हुई हैं, -2 से 2 तक दी हुई है, राइट। और -2 से 2 के बीच में हमारे पास इंटीजर जो है वो है -1, और उसके बाद हमारे पास 0 मिलेगा, फिर हमें 1 मिलेगा, राइट। तो इन पॉइंट्स पर जहाँ पर इंटीजर आ रहे हैं वहाँ पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी, राइट। तो बाकी जो -2 और 2 जो लिमिट्स हैं इनके बीच में जो बाकी वैल्यूज़ होंगी उन वैल्यूज़ पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, राइट। तो अब हम इस इंटीग्रल को कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए हाफ आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर इंटीग्रल हमारे पास -2 से 2 आ जाएगा और x की पावर 10 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइड अगर हम इस एक्सप्रेशन को 1 लेते हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा, राइट। अगर x की पावर 13 जो है वो इंटीजर नहीं होता है तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी, राइट। तो i की वैल्यू हमें मिल जाएगी हाफ और -2 to 2 x की पावर 10 dx, राइट। तो चलिए इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं। तो x की पावर 11/11 मिल जाएगा हमें, और लिमिट्स हो जाएंगी -2 to 2, राइट। तो 1/2, और यहाँ पर 1/11 हम बाहर ले सकते हैं, तो 2 की पावर 11 माइनस -2 की पावर 11 आ जाएगा, राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं हाफ टाइम्स 1/11, और यहाँ पर 2 की पावर 11 प्लस 2 की पावर 11 आ जाएगा।
क्योंकि -1 की पावर 11 जो होगा वो -1 होगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2 की पावर 11 मिलेगा हमें, राइट। तो 1/2 टाइम्स 1/11 टाइम्स 2 टाइम्स 2 raised to 11 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें 2 raised to 11/11 मिल जाएगा, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 2 raised to 11/11 होगी अगर हमारे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 होती है, यानी कि x की पावर 13 जो है वो इंटीजर नहीं होता है। और इसमें दूसरा केस जो होगा वो ये होगा कि अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि x की पावर 13 अगर कोई इंटीजर हमें मिल जाता है, तो हमारे पास मिलेगा हाफ -2 x की पावर 10 टाइम्स 0, राइट। तब 0 वैल्यू होगी इस एक्सप्रेशन की, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी 0 हो जाएगी, राइट। तो हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल है i, इसकी वैल्यू, इस इंटीग्रल की वैल्यू 2 raised to 11 डिवाइडेड बाई 11 होगा अगर x की पावर 13, अगर x की पावर 13 जो है वो इंटीजर नहीं होता है, और इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर x की जो पावर 13 है ये अगर इंटीजर होता है, राइट। तो ये कंडीशंस होंगी यहाँ पर। तो इस तरीके से हम जो हमारे पास इस तरह के इंटीग्रल्स होते हैं उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। हेलो व्यूअर्स, तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमें दी हुई है वो है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 6, और जो इंटीग्रेंड हमारे पास यहाँ दिया हुआ है वो है सिग्नम ऑफ साइन पाई एक्स, राइट। तो इस इंटीग्रल में हम देखेंगे कि कैसे हम जो पीरियोडिक फंक्शंस है इनकी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके और सिग्नम फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है इसका यूज़ करके, इसकी डेफिनेशन का यूज़ करके इस इंटीग्रल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस इंटीग्रल को हम आई मान लेते हैं, राइट। तो आई को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 0 to 6 है, तो 6 को हम ब्रेक कर लेंगे 3 टाइम्स 2 में, राइट। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी हम देखते हैं। तो सिग्नम ऑफ साइन पाई एक्स, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर जो फंक्शन हमें एफ एक्स दिया हुआ है, जो इंटीग्रेंड हमें दिया हुआ है वो है सिग्नम ऑफ साइन पाई एक्स, राइट। तो सिग्नम ऑफ साइन पाई एक्स जो है इसका जो पीरियड होगा वो 2 होगा, राइट। कैसे, देखिए साइन पाई एक्स का जो पीरियड होता है वो पीरियड होता है हमारा, साइन एक्स का पीरियड हमारे पास होता है 2 पाई, और क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट पाई है तो हम पाई से इसे डिवाइड करेंगे तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 2, राइट। तो सिग्नम ऑफ साइन पाई एक्स जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड जो होगा वो 2 होगा, राइट। तो यहाँ पर हमने एक और जो कॉन्सेप्ट है उसे भी अप्लाई किया कि जैसे साइन एक्स का जो पीरियड होता है, मान लेते हैं ये यहाँ पर 2 पाई है, राइट। तो साइन के एक्स का जो पीरियड होगा वो होगा 2 पाई डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ के, राइट। तो यहाँ के की वैल्यू जो है वो पाई है, तो 2 पाई/पाई आ जाएगा, मॉड ऑफ पाई जो होगा वो पाई हो जाएगा, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे और 2 आ जाएगा, राइट। तो देखिए इस फंक्शन का पीरियड जो है, फंडामेंटल पीरियड जो है वो 2 आ गया, राइट। तो अब यहाँ पर हम एक और डेफिनेट इंटीग्रल की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो देखिए एक प्रॉपर्टी हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, अगर हमारे पास 0 से n है और एक फंक्शन हमारे पास f ऑफ x है, यहाँ पर n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है और t जो है पीरियड है इस फंक्शन का, राइट। तो इस इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं n टाइम्स 0 to t और f ऑफ x dx, राइट।
तो पीरियोडिक फंक्शंस में ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल के साथ कंपेयर करेंगे तो देखिए ये जो टू है ये हमारे पास पीरियड आ गया, राइट। तो ये तो पीरियड हो गया टी, राइट। और एन की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारे पास 3 हो जाएगी, राइट। और एफ ऑफ एक्स हमारा ये फंक्शन हो जाएगा सिग्नम ऑफ साइन पाई एक्स, जिसका पीरियड जो है वो 2 है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं कि इस इंटीग्रल को इससे कंपेयर करके इस इंटीग्रल को हम देखिए कैसे लिख सकते हैं इस इंटीग्रल के फॉर्म में। तो n की वैल्यू हो गई 3, तो 3 टाइम्स 0 to 2 आ जाएगा, पीरियड आ जाएगा यहाँ पर t, और f ऑफ x आ जाएगा सिग्नम ऑफ साइन पाई एक्स, राइट। तो अब हमारे पास ये इंटीग्रल आ गया है। तो चलिए अब इस इंटीग्रल को हम दो इंटीग्रल्स के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, राइट। तो पहला हो जाएगा 0 to 1 सिग्नम ऑफ साइन पाई एक्स, और दूसरा इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा 1 से 2 तक, और यहाँ पर आ जाएगा सिग्नम ऑफ साइन पाई एक्स, राइट। तो अब हमें ये दो इंटीग्रल्स को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इन दोनों इंटीग्रल्स को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर देखिए x की वैल्यू जो है वो 0 से 1 तक है, और यहाँ पर x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक है। तो चलिए पहले इंटीग्रल को हम लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ जो x की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, 0 और 1 के बीच में, राइट। तो अगर हम इस इनइक्वालिटी को थ्रू आउट जो है वो पाई से मल्टीप्लाई करें तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 0 पाई एक्स, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा पाई, राइट। तो पाई से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इनइक्वालिटी को। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर साइन पाई एक्स की जो वैल्यू है इसे असाइन करना है, राइट। इसका साइन भी देखना है हमें और इसकी वैल्यू को असाइन करना है। तो देखिए तो क्या होगा कि पाई एक्स जो है वो 0 और पाई के बीच में होगा। तो अगर हम क्वाड्रेंट सिस्टम को देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो साइन होते हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, राइट। और पाई एक्स जो है, ये पाई एक्स जो है ये 0 और पाई के बीच में लाई करता है। यहाँ पर 0 है, ये पाई बाई 2 होगा, यहाँ पर ये पाई होगा, ये 3 पाई बाई 2 होगा, और यहाँ 2 पाई होगा, राइट। तो 0 और पाई के बीच में है, तो इसका मतलब हम जो है फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेंगे, राइट। तो पाई एक्स जो होगा वो लाई करेगा हमारा 0 और पाई के बीच में, यानी कि हम फर्स्ट में होंगे या सेकेंड में होंगे, राइट। और जब हम फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में होते हैं तो साइन पाई एक्स की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, राइट। तो चलिए इसी तरीके से हम जो सेकेंड इंटीग्रल है इसे देखते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू जो है वो 1 और 2 के बीच में लाई करती है, 1 और 2 के बीच में। तो पाई से मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट, तो देखिए हमें मिलेगा पाई, यहाँ पर हमें मिलेगा पाई एक्स, यहाँ पर मिलेगा हमें 2 पाई, राइट। तो यहाँ पाई एक्स जो है पाई और 2 पाई के बीच में है, तो देखिए यहाँ पर हम थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो पाई एक्स होगा ये बिलोंग करेगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट को या फोर्थ क्वाड्रेंट को। और ट्रिग्नोमेट्री के साइन कन्वेंशन से हमें मालूम है कि जो साइन थीटा होता है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू पाई एक्स हो जाएगी, तो साइन पाई एक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा, राइट। तो देखिए इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि जो फर्स्ट इंटीग्रल है इसमें जो पाई एक्स है, जब एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो पाई एक्स जो एंगल है ये फर्स्ट या सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि साइन पाई एक्स जो होगा वो हमें पॉजिटिव मिल जाएगा, राइट। और सेकेंड इंटीग्रल में x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, तो पाई एक्स की वैल्यू जो होगी वो पाई और 2 पाई यानी कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है, राइट। तो अब देखिए हम इस इंटीग्रल को कैसे लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 3, और हमें मिल जाएगी लिमिट यहाँ 0 से 1 रहेगी ये, और सिग्नम ऑफ
सम पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी, राइट। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो साइन पाई एक्स की जगह हमने एक पॉजिटिव क्वांटिटी लिख ली, और दूसरा इंटीग्रल हो जाएगा 1 से 2, और यहाँ पर आ जाएगा सिग्नम, और साइन पाई एक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा 1 से 2 तक, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और ये dx हो जाएगा, राइट। तो चलिए जल्दी से अब हम सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं। तो देखिए सिग्नम फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। सिग्नम ऑफ एक्स जो होता है वो +1 होता है अगर इस एक्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है। सिग्नम ऑफ एक्स 0 होगा अगर एक्स की वैल्यू 0 होगी, और सिग्नम ऑफ एक्स -1 वैल्यू लेता है जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, राइट। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, राइट। तो जब पॉजिटिव होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, राइट। तो सिग्नम के अंदर जो सिग्नम फंक्शन का जो सिंबल है, अगर इसके अंदर कोई क्वांटिटी हमारे पास है और वो पॉजिटिव है, तो सिग्नम की वैल्यू जो होगी वो +1 होगी, राइट। और सिग्नम फंक्शन के सिंबल के अंदर अगर कोई क्वांटिटी नेगेटिव है, जैसे यहाँ पर x <0 है, तो सिग्नम ऑफ x जो होगा वो -1 होगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी अब हमारे पास +1, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1, राइट। तो इंटीग्रल बन जाएगा हमारा 3 0 से 1, और यहाँ पर आ जाएगा +1 dx प्लस 1 से 2, और यहाँ पर -1 dx आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रल जो dx होगा वो x आ जाएगा, तो यहाँ x लिखेंगे, लिमिट हो जाएगी 0 से 1, और यहाँ पर हमारे पास -x आ जाएगा, राइट, और लिमिट्स हो जाएंगी 1 से 2। तो चलिए इसे ठीक कर लेते हैं यहाँ पर। तो 3 आ गया हमारे पास, लिमिट्स यहाँ पर रखते हैं, तो 1 - 0 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर इस नेगेटिव साइन को बाहर ले लेते हैं, तो 2 - 1 आ जाएगा, राइट। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 1, और यहाँ पर 2 - 1 1 होगा तो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 0, 1 - 1 0, तो ये 0 आ जाएगा, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। सो व्यूअर्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि कैसे हम जो पीरियोडिक फंक्शंस हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स में, इनकी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके और सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन का यूज़ करके, और बहुत सारे इस प्रॉब्लम में इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को लगाकर हम इस तरीके के जो इंटीग्रल्स होते हैं उन्हें बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट।